हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दिवाकर है और हम इस वीडियो में एएडीओ का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड शिफ्ट में मैंने हिस्ट्री का डिस्कस कर लिया है। हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन थे और ज्योग्राफी का डिस्कस कर लिया है। ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन थे और ये मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया जिस पर। और एएडीओ का मैंने थर्ड शिफ्ट के पेपर को भी डिस्कस कर लिया है। आपको एएडीओ का पेपर कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश में दोनों चीज़ में बता रहा हूँ। आपको एक बार इस वीडियो को सेव करके रख लेना है, 2 बार इस वीडियो को रिवीजन करना है क्योंकि काफ़ी सारे डेटा फैक्ट्स मैंने बताए हैं। और हाँ, और एडीओ का एक पेपर में फर्स्ट शिफ्ट के ज्योग्राफी के पेपर में मैंने एक फैक्ट गलत बता दिया था जो थर्ड शिफ्ट में हुआ था ज्योग्राफी का। जैसे उसमें दिया हुआ था ना, बोकारो स्टील प्लांट, ये तो झारखंड में है। तो एक भिलाई भिलाई स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में है। उस क्वेश्चन का मैंने आंसर बिल्कुल करेक्ट बताया था। राउरकेला, एक राउरकेला स्टील प्लांट है, वो है उड़ीसा में। तो उसका आंसर उड़ीसा ही होगा। बट मैंने भिलाई स्टील प्लांट का जो है इन्फॉर्मेशन आपको गलत बता दी थी, वो आपको एक बार करेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि इतने सारे डेटा फैक्चुअल होते हैं, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो आपको भी कमेंट्स में बता देना है अगर कुछ गलती हो जाएगी, मैं उस कमेंट को फिर बाद में पिन कर दूंगा। तो इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। पॉलिटी के इन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ, और ये क्वेश्चन आपको पता चलेगा कौन कौन से एरिया से थीम से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि थीम वाइज ही इनका पैटर्न रहा है बीपीएससी का पॉलिटी में क्वेश्चन पूछने का हमेशा। जैसे ये आर्टिकल्स पूछते हैं हमेशा, आर्टिकल्स आपको याद करने हैं। अमेंडमेंट्स पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कमिटीज पूछते हैं ये, ठीक है। बाकी फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है, बट 3 टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें पूछा है, हिंदी में भी देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे क्वेश्चन, कोई इशू होगा ही नहीं। हाँ, जो उसको अरेंज करना है, ठीक है। और ये कौन सी कमेटी जो है, चुनावी कानून सुधार जॉइंट कमेटी बनी थी ना एक। फिर चुनाव चुनाव सुधार के लिए एक गोस्वामी कमेटी बनी थी, दिनेश गोस्वामी। फिर एक तारकुंडे कमेटी बनी थी। फिर इलेक्शन कमीशन का जो है कैंपेन हुआ स्टार्ट क्रिमिनलाइजेशन के लिस्ट में। हाँ, तो इनका क्रोनोलॉजी हमें अगर अरेंज करना है तो सबसे पहले कौन सा आया, पहले ऑप्शन नहीं देखेंगे, पहले आपको ऐसे ही सोचना है सबसे पहले कौन सा आया और सबसे बाद में कौन सा आया। तो आपको ये याद होगा, दिनेश ये गोस्वामी जो कमेटी बनी थी, ये कब बनी थी? ये 1990 में बनी थी ना। बिल्कुल ठीक है, 1990 में बनी थी। और तारकुंडे कमेटी कब बनी थी? 1974 में बनी थी। ये भी बात ठीक है। ठीक है, फिर इलेक्शन कमीशन का जो कैंपेन है, वैसे एक कमेटी और बनी थी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए, वो है बोहरा कमेटी। क्या नाम है? बोहरा कमेटी। ये 1993 में बनी थी बोहरा कमेटी। बट यहाँ इलेक्शन कमीशन का अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन पूछा है, इलेक्शन कमीशन का है, तो ये बनी थी 97 के आसपास हुआ था ये। 50 साल भी हो गए थे हमारे इंडिपेंडेंस को, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन का कब है? 97 में, ठीक है। और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी रिफॉर्म बनी थी, ये कब बनी थी? ये बना था 1971 और 72 के आसपास हुआ था ये। तो अगर हम अरेंज करें तो आपको पता चल गया होगा सबसे पहले कौन सा है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर डी। लेकिन इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मेंस में आप यूज़ कर सकते हो इन कमिटीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, दिनेश गोस्वामी कमेटी जो बनी थी, इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी जो पर्सन है जो चुनाव लड़ेगा, वो 2 क्षेत्र से लड़ सकता है एक बार में, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है एक बार में मैक्सिमम। और इन्होंने, दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बोला था कि जो मसल्स और मनी पावर का ज़्यादा यूज़ हो रहा है इलेक्शन में, उसके लिए इन्होंने बोला था स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट की फंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर तारकुंडे कमेटी 75 में बनी है ये आपको ईयर याद रखने हैं, इनके ईयर्स। तो इन्होंने क्या बोला था, वोटिंग जो एज है वो 21 से 18 कर दी इन्होंने, मतलब रिकमेंडेशन दिया इन्होंने, ठीक है। और ये 97 में जब बना था ये इलेक्शन कमीशन का अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन की, तो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने बोला कि जो क्रिमिनल केस चले हुए हैं किसी एमपी एमएलए के खिलाफ, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो इलेक्शन में जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे उनको अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आए थे 2002-3 के आसपास जिसके रिगार्डिंग। बस आपको ये याद हो गया सारी चीज़ें। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कोई भी कमिटीज़ के बारे में, अगर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड या फिर चुनाव से रिलेटेड अगर पूछेंगे वो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना डिस्क्राइब करता है इंडिया, वो यूनियन ऑफ स्टेट है,
फेडरेशन नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट क्यों बोल रहे हैं इसको, ये फेडरेशन नहीं है, अगला आंसर दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ अगर यहाँ आशासन और रीजन वाले अगर क्वेश्चन दिए होते ना, तो पहली लाइन में अगर वाई लगा देंगे तो इसका सेकंड स्टेटमेंट अगर सही आ जा रहा है तो स्टेटमेंट बिल्कुल एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि इंडियन पॉलिटी में क्या है कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट टू फॉर्म इंडस्ट्रक्टेबल, ठीक है, मतलब इंडस्ट नहीं किया जा सकता, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता यूनियन को, ठीक है, ऐसा है क्या? और क्या ये एग्रीमेंट के थ्रू बने थे स्टेट यूनियन, और ऐसा तो नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, और ये आर्टिकल 1 में तो बोल रहा है इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये कनाडा से लिया ना, ठीक है, और फेडरेशन नहीं है, ट्रू फेडरेशन नहीं है यहाँ, वो यूएसए का है ना फीचर्स। फिर आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, यहाँ गलत बताना है, तो यहाँ ना गलत बताना है जैसे कि हमें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सर्टेन स्पेसिफिक प्रोसीजर मेंशन नहीं है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, ऐसा है क्या? जो आर्टिकल 3 से ये आर्टिकल जो 164 बोलता है, ऐसा कोई प्रोसीजर है थोड़ी, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ इनकरेक्ट बताना है तो स्टेटमेंट ठीक है। अगर अपॉन द डेथ ऑफ इनक्यूबेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ रूलिंग पार्टी अपॉइंट ए न्यू लीडर, देन गवर्नर हैज़ टू अपॉइंट ए न्यू लीडर ऑफ सीएम एज ए सीएम, तो ये बात तो सही है, हिंदी में देख लेते हैं चाहे, ठीक है, ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल किसी नए नेता को नियुक्त करते हैं तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करना ही होगा ना, क्योंकि उन्होंने मेजोरिटी अगर साबित कर दी है उनका है, तो नया सीएम तो अपॉइंट करना ही होगा, तो ये बात भी ठीक है। यहाँ पूछा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में क्या है, कोई सा नहीं है ना, दोनों सही हैं स्टेटमेंट बिल्कुल। फिर आगे आते हैं स्पीकर, यहाँ स्पीकर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड कैग, ये इनके रोल के बारे में दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट आपको मैच करने हैं कोडिंग में। तो हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले स्पीकर फिक्स द टाइम लिमिट ऑफ डिस्कशन ऑफ डिमांड, ऐसा है क्या? बिल्कुल ठीक बात है, जो डिस्कशन होगा उसके लिए टाइम फिक्स जो करते हैं स्पीकर के पास ही तो है पावर, आपको पता होगा स्पीकर के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। आर्टिकल 93 स्पीकर की पोस्ट से डील करता है। फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, पार्टिसिपेट इन फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या है, 5 ईयर प्लान में, आज के टाइम पे तो बंद हो गया ये 5 ईयर प्लान, बट पार्टिसिपेट तो करेगा ना, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में कि मेंशन पार्लियामेंट अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट है हमारा प्रेसिडेंट करते हैं ना, तो स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर ये कैग, ये फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, आपको पता होगा कैग जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट्स को फिर इसको फ्रेंड एंड फ्लोस पर बोला जाता है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो हाँ ये फाइनेंस ऑपरेशन फाइनेंस से डील करता ही है, जो एग्जीक्यूटिव्स के जो वर्क है उनको, तो इसका ये हो जाएगा। फिर इसका कोडिंग कौन सा मैच हो जाएगा, तो इसका कोडिंग डी वाला हो जाएगा ना आंसर। फिर आगे आते हैं जैसे, हाँ इनके आर्टिकल और याद कराने हैं आपको, जैसे कि प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 52 है ना पोस्ट, आर्टिकल 52 बोलता है कि प्रेसिडेंट होगा कोई। फिर आर्टिकल 53 में इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की वो प्रेसिडेंट में रहेंगी। फिर कैग के आर्टिकल आपको याद करने हैं, हमेशा कैग के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो आर्टिकल 148 क्या है कैग, और 148 से 151 के बीच है ये, और 151 बोलता है ये ऑडिटिंग से रिलेटेड है कैग के, हो गया ये। फिर आगे आते हैं ये क्वेश्चन, जैसे इजी सा क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेंगे, बट इन्होंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछे हैं, और हिस्ट्री के क्वेश्चन भी इजी लगेंगे आपको। फिर इनफेक्टिवनेस ऑफ पीआरआई, ये पूछ रहा है कि अगर कोई पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो उसके इनफेक्टिवनेस के काउजेस क्या हो सकते हैं, प्रोबेबल काउजेस, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ वेरियस फंक्शन लाइक प्रोविजन एजुकेशन हेल्थ सैनिटेशन नॉट मैंडेटेड बाई 73 अमेंडमेंट एक्ट, ऐसा है क्या? तो हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि वन ऑफ द काउजेस हो सकता है। लैक ऑफ फाइनेंस नहीं है, आपको पता होगा ना इंडिया में बहुत कम फाइनेंशियल डिवोल्यूशन किया जाता है पंचायत को, तो ये बात भी ठीक है। फिर आगे आता है, हाँ इट इज मैंडेटरी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन एंड SC ST इन PRI, देयर इज हार्डली एनी रिप्रेजेंटेशन, जब हमने रिजर्वेशन दे दिया है SC ST को और वुमेन्स को PRI में,
जैसे वुमेन को 33% है ना, बिहार में 50% है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कम थोड़ी होगा फिर, हार्डली एनी रिप्रेजेंटेशन। ये तो लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। पीआरआई के रिजर्वेशन तो है ही इनके पास, मतलब, और उनका पार्टिसिपेशन तो है ही। वो बात अलग है कि जैसे वुमेन का पार्टिसिपेशन है तो सिर्फ वुमेन ऐसे वुमेन को सिर्फ एक विनिंग कैंडिडेट के लिए, जीतने के लिए यूज़ करते हैं। सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये काउजेस हो जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें। फिर आगे आते हैं, बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्य है, विधायिका है, उसमें जो बिल है उसके रिगार्डिंग है ये। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवर बिल लैप्स व्हेन द स्टेट असेंबली डिसॉल्व, कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व कर दी जाए तो बिल लैप्स हो जाएगा क्या? तो कौन सी कंडीशन ऐसी है? कुछ कंडीशंस होती है ना, अगर असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए तो बिल भी लैप्स हो जाएगा। तो पहली कंडीशन पढ़ते हैं यहाँ कि बिल पास बाय असेंबली बट पेंडिंग इन काउंसिल। अगर असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है, असेंबली ने पास कर दिया है, बट काउंसिल सेकंड हाउस, जो जैसे कि बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, जैसे 343 सीट है असेंबली में और 75 सीट है काउंसिल में, तो यहाँ से पास हो गया है और यहाँ भी पेंडिंग है काउंसिल में, तो बिल क्या लैप्स हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, हाँ बिल लैप्स हो जाएगा। फिर बिल पास बाई स्टेट लेजिस्लेचर बट पेंडिंग द असेंट ऑफ गवर्नर। अब ये बताओ ऐसा होगा क्या? तो ये तो नहीं होगा ना कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया बिल और गवर्नर की असेंट के लिए पेंडिंग है, तो बिल लैप्स नहीं होगा बिल्कुल भी। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट छूट गया। फिर बिल पास बाई काउंसिल बट पेंडिंग इन असेंबली, हाँ फिर भी लैप्स हो जाएगा, मतलब बिल फिर भी खत्म कर दिया जाएगा। और बिल पास बाई स्टेट लेजिस्लेचर बट रिटन बाई प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, तब भी लैप्स नहीं होगा, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर ने तो अपना काम कर दिया ना, उसने पास कर दिया बिल, वहाँ गवर्नर के पास है या प्रेसिडेंट के पास है, तो फिर लैप्स थोड़ी होगा। तो दो स्टेटमेंट आपको याद रखने अच्छे से, कि असेंबली में पास हो गया, फिर काउंसिल में पास हो गया, एक हाउस में पास हो गया और दूसरे हाउस में पेंडिंग है, तो बिल लैप्स हो जाएगा असेंबली के डिसॉल्व होने पर, फिर नया बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। फिर आगे आते हैं कैग। जैसे कैग के बारे में इन्होंने क्या पूछा है, कैग इनका फेवरेट टॉपिक है, हमेशा कैग के बारे में क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पूछ रहे हैं कैग, सेकंड, तो कैग जो है कौन सी कमेटी की हेल्प करता है? ठीक है, ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो कैग जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी कमेटी की हेल्प करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, मैंने आपको बताया ना कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड कहलाता है कैग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्रिविलेज कमेटी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, प्रिविलेज कमेटी का थोड़ी करता है कुछ। फिर आ गया था एस्टीमेट कमेटी। हाँ, एस्टीमेट कमेटी का है क्या? एस्टीमेट कमेटी का भी कोई रिलेशन नहीं है यहाँ इससे। और फिर पब्लिक अंडरटेकिंग, यस, पब्लिक अंडरटेकिंग का रिलेशन है। आपको मैंने बताया ना, ये ऑडिट का काम करता है, ये पीएसयू के ऑडिट के काम करता है, और ऑडिटिंग जैसे कि आर्टिकल 151 में ऑडिटिंग की पावर है इसके पास, कैग के पास, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एस्टीमेट कमेटी तो बजट वगैरह के एस्टीमेट से रिलेटेड है ये, कि और ये 1950 में बनी थी। और हाँ, ये कमेटी के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कब बनी, कितने इसमें मेंबर हैं, तो ये भी आपको याद करना है। एस्टीमेट कमेटी लोकसभा में बनती है और इसके 30 मेंबर होते हैं इसमें। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है 15 मेंबर होते हैं राज्यसभा से, 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से, और 8 मेंबर राज्यसभा से, 7 मेंबर होते हैं, तो टोटल 22 मेंबर होते हैं इसके। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है आपको, कि ये ना, इसका जो टेन्योर है वो 1 ईयर होता है, हर साल पब्लिक अकाउंट कमेटी नई कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, 1 ईयर इसका टेन्योर होता है। और एक चीज़ और है, और इसका कोई मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता है, अगर कोई मिनिस्टर है तो इसका मेंबर नहीं बन सकता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ठीक है। फिर आगे आते हैं, और हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे पहली बार कब बनी थी, मैं इसलिए डिटेल में बना रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1921 में बनी थी, और 1919 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत, 1919 के एक्ट में बनी थी ये। और बजट कमेटी ये 1950 में बनी थी, एस्टीमेट कमेटी वाला जो है ये 1950 में बनी थी, इसमें 30 मेंबर हैं। और पीएसयू के ऊपर जो बनती है पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें 22 मेंबर हैं। फिर ये पूछ लिया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मैं जैसे अपने करंट अफेयर की क्लास में बताया हूँ कि पुराने करंट अफेयर्स के बेसिक आपको अच्छे से स्ट्रांग होने चाहिए। अब ये कभी न्यूज़ में रहा होगा रिसेंट में, तो इन्होंने क्वेश्चन बना दिया,
अभी रिसेंट में सिटीजनशिप दी गई थी ना कुछ लोगों को, तो ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा था 2019 में। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ, Act allow the specific class of illegal immigrant to apply citizenship by naturalization after 5 year। यस करेक्ट है ये स्टेटमेंट। पहले 11 साल के बाद दिया जाता था सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के थ्रू, बट अब 5 साल रहने पे मिलता है। ठीक है, और ये चीज़ याद रखनी इलीगल इमाइग्रेंट्स को। ठीक है, और प्रोविजन ऑफ बिल एप्लीकेबल टू अक्रॉस कंट्री। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे कंट्री में, ये टर्म आपको ध्यान रखना है, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्या पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होगा ये स्टेट? तो ये आपको याद होगा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहाँ तो इनर लाइन परमिट सिस्टम है ना, तो वहाँ एप्लीकेबल क्या होगा? जैसे नागालैंड हो गया है, अरुणाचल प्रदेश हो गया है, मणिपुर हो गया है, और फिर एक हो गया मिज़ोरम। तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, ट्राइबल्स एरिया जो है ये, क्योंकि वहाँ के लोगों की, वहाँ के कल्चर्स, वहाँ के लोगों को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। फिर इसकी कट ऑफ डेट 31 दिसंबर, ये 31 दिसंबर 2014 है इसका 14। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। और आपको याद रखना है इलीगल माइग्रेंट्स क्या कोई से भी कंट्री से आए उनको मिल जाएगा सिटीजनशिप? नहीं मिलेगा ऐसे। सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 कंट्री हैं इसमें, ये भी आपको याद रखना है। और कौन सी कम्युनिटी को दिया जाएगा, कौन से रिलीजन को? ऐसे है ना, हिंदू को दिया जा सकता है, सिख को दिया जाएगा, जैनिस्ट, फिर बुद्धिस्ट लोगों को दिया जा सकता है, पारसी को और क्रिश्चियन को। इसमें मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से इसमें कंट्रोवर्सी हुई थी काफ़ी कारण, क्योंकि सरकार का ये लॉजिक था कि ऑलरेडी इन कंट्री में जो है माइनॉरिटीज़ जो है उन्हीं को दी जाएगी ना सिटीजनशिप यहाँ, वो तो ऑलरेडी मुस्लिम तो मेजोरिटी में है वहाँ। फिर आगे आते हैं, ये क्वेश्चन इन्होंने काफ़ी टफ पूछ लिया है, ये वाला अमेंडमेंट नहीं पूछा जाता जनरली एग्जाम में, बट आपको पता चलेगा ना अमेंडमेंट वाला, मैंने बताया ना 3 थीम है इनकी, आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड कमिटीज़। ये 3 चीज़ आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए, यहाँ से ही लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या बोलता है? इसने आर्टिकल इंसर्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 371 जे, बिल्कुल ठीक है, जो कि स्पेशल प्रोविजन है फॉर हैदराबाद एंड कर्नाटक रीजन के लिए, ये बात भी ठीक है। जो आर्टिकल इंसर्ट किया गया हैदराबाद और कर्नाटक रीजन के लिए स्पेशल प्रोविजन है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, फिर स्पेशल प्रोसीजर है, उसका एम क्या है? इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म फॉर इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड टू मीट द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ रिलीजन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हमें डेवलपमेंट्स लानी है वो सब जगह लानी है ना। ठीक है, डिस्पैरिटी को कम करना है। फिर 371 जे जो आर्टिकल है, ये एक बात और बोलते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। हाँ, जो इस रीजन से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट के लिए, ये बात भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके ठीक हो जाएंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी बहुत अजीब से स्टेटमेंट, बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले स्टेटमेंट होंगे, हाँ उससे ये आ जाएगी, डेवलपमेंट्स आ जाएंगे, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो करेक्ट होता है हमेशा जनरली, मतलब जिससे कुछ हार्मफुल नहीं हो रहा है कि हाँ, तो वो जनरल स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। निगेटिव स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखना होता है बस। तो मैं आपको रिवीजन कराता हूँ एक बार कि रिसेंट में जो अमेंडमेंट हुए कौन कौन से हुए। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है? ये 2014 में हुआ था, 14 में 99। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ये किससे रिलेटेड है? ये है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना था ना ये, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के लिए, बट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 2015 में। तो ये अमेंडमेंट जो है ख़त्म ही हो गया, 2099 99 अमेंडमेंट हुई जो। ठीक है, फिर एक और बनता है 100 अमेंडमेंट, 100, ये कब हुआ था? 2015 में। इसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो डिस्प्यूटेड है टेरिटरी, तो जो इनक्लेव्स हैं उसको एक्सचेंज किया गया था टेरिटरीज़ को, बस यही याद रखना आपको, इसमें और कुछ करना नहीं है। और 101 किससे रिलेटेड है? ये जीएसटी से रिलेटेड है, 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी जीएसटी 2.0 भी इंट्रोड्यूस हुआ है ना, जिसमें टैक्स को कम किया गया है, टैक्स स्लैब्स कम किए गए हैं, वो भी याद रखना है आपको करंट अफेयर का। ठीक है, फिर आगे आते हैं, जैसे 102 किससे रिलेटेड है? ये ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। 103 किससे रिलेटेड है? ये मैं गलत बोल दिया हूँ, यहाँ ओबीसी नहीं है, ये नेशनल कमीशन फॉर बीसी, जो ओबीसी कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया ना 102 के अकॉर्डिंग। और 103 किससे रिलेटेड है? और 103 है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 में।
ईयर भी आपको याद रखना है इसके, कभी ईयर पूछ ले वो लोग। फिर 104 किससे रिलेटेड है? ये SC ST रिजर्वेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? SC ST रिजर्वेशन, जो 10 साल के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है, पार्लियामेंट में। और फिर है 105, 105, ये किससे रिलेटेड है? 105 है, सरकार ने जो पावर्स को, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो क्लासीफाई कर सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्लासेस को, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी है स्टेट गवर्नमेंट को कि हाँ ये भी क्लासीफाई कर सकते हैं, इससे पहले पावर नहीं थी इनके पास। और फिर आगे आता है 106, तो आपको पता ही होगा, ये वुमेन रिजर्वेशन 33%। बस ये सारे आर्टिकल आपको याद रखने हैं, अमेंडमेंट जो रिसेंट में हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ, यूनियन और स्टेट के। आपने पढ़ा होगा ना, यूनियंस के पास 7th जो शेड्यूल है, यूनियन के पास यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची। तो इनके पास जो पावर है, कौन से पावर्स हैं इनके पास, किस किस के रिगार्डिंग? तो यहाँ ये स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेट लॉ दैट हैज़ रिजर्व फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि स्टेट ने अगर कोई लॉ बनाया है और वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रिजर्व रखा गया है कोई, ठीक है, तो क्या वो प्रिवेल कर सकता है लॉ, पार्लियामेंट के लॉ पर? स्टेट ने कोई स्टेट लिस्ट पे अगर लॉ बना दिया है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट पे, तो पार्लियामेंट के जो लॉ है पूरी कंट्री पर प्रिवेल कर जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? वो स्टेट, पार्लियामेंट का अगर लॉ बनेगा तो वो सारे स्टेट में इंप्लीमेंट हो सकते हैं, बट स्टेट का लॉ नहीं हो सकता है, तो जनरल सी बात है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भले से उसको प्रेसिडेंट ने भले से असेंट दे दी है, तो वो जो असेंट मिली है वो सेम स्टेट, उसी स्टेट के लिए मिली है ना, पूरे इंडिया के लिए थोड़ी मिली है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली सिक्योर द प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ओवर स्टेट लिस्ट। ऐसा है क्या? यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में अगर अगर उसका ही तो डोमिनेंस है, स्टेट का थोड़ी है। यूनियन लिस्ट के लॉ प्रेवेल हो जाएंगे, यूनियन लिस्ट के लॉ को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी और कॉन्करेंट लिस्ट को स्टेट लिस्ट से ऊपर। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों, बट स्टेट के पास जो पावर है, स्टेट के पास जो पावर है वो लिमिटेड रहेगी। यहाँ पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा स्टेट के ऊपर। सेम चीज़ बात यही है। फिर आगे बोल रहे हैं कि ऑल मैटर्स जो स्टेट लिस्ट में दिए हुए हैं इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव विदाउट प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द यूनियन एंड प्रेसिडेंट। हाँ ये है, यूनियन स्टेट के पास अपने पास पावर जो है ना वो स्टेट लिस्ट पे तो है ही, तो वहाँ राष्ट्रपति वगैरह से सैंक्शन की जरूरत क्या है? बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन लैंग्वेज आपको टफ लग रही होगी, एक बार हिंदी में जरूर देख लें इसका आंसर। देखिए हिंदी में भी यही बोला ना, राज्य सूची में सूचीबद्ध सभी मामले को संघ या राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति के बिना विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर स्टेट लिस्ट पर अगर लॉ बन रहा है। बस ये हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप इसको कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा ये, और थीम को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है यहाँ से। अगर आपको पढ़ना है तो फिर यही टॉपिक पे ध्यान देना है, जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दिख जाए, आर्टिकल्स दिख जाए, कमिटीज़ दिख जाए, उसको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। मेंस में भी काम आ जाएंगी वो चीज़ें, क्योंकि मेंस में भी तो इन्होंने पूछने लगे ना, जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट पूछ लिया इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन में मेंस में 8 नंबर में, तो मेंस में भी चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। और मैंने करंट अफेयर के लेक्चर्स के काफ़ी सारे बनाए हैं सीरीज, वो भी आप जाके ज़रूर देखें, और एडीओ का पूरा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, तो वो आप सारे एक बार वीडियो देख लें। और 72 बीपीएससी के लिए काफ़ी गेम चेंजर होगा, ऑलमोस्ट आप 15 मार्क्स बढ़ा सकते हैं यहाँ से, अगर आपने सारे लेक्चर देख लिए एडीओ के जितने भी हैं, क्योंकि इतने डिटेल में मैं चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ से। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अगर पूछ लिया उन्होंने, कोई रिसेंट में जो अमेंडमेंट हुए हैं, तो मैंने इतने सारे बता दिए ना लेटेस्ट में जो हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा एग्जाम में। अब सीए के बारे में अगर पूछेगा, कुछ ना कुछ डिटेल क्वेश्चन भी बनेगा ना, तो सारी चीज़ कवर हो गई अपनी, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और वहाँ मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं रिवीजन मंत्रा पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करना।